नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर टीचर के लिए और खासकर जो DSS BPRT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे उन जादुई चीज़ों की जो एक कह सकते हैं बोरिंग क्लास को भी मज़ेदार बना सकती हैं। हमारे पास DLED कोर्स 502 यूनिट 6 से जुड़े नोट्स हैं और हमारा मिशन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी TLM के कॉन्सेप्ट को समझना, वो भी बिल्कुल परीक्षा के नजरिए से। बिल्कुल। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि TLM क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि ये क्यों इतने जरूरी हैं। एक अच्छा TLM कैसे चुने और क्लासरूम में इन्हें मैनेज कैसे करें। देखिए, पेडागोजी सेक्शन में इससे सीधे सवाल आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत के बाद वो सवाल बहुत आसान लगेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल बहुत ही सीधा सा है। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या ये हमेशा से क्लासरूम का हिस्सा थे या मतलब पहले कुछ और होता था? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता के समय की जो क्लासरूम थी वो आज की क्लास से काफी अलग दिखती होगी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये जो सफर है ये टीचिंग एड्स से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तक का है और ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, इसके पीछे पूरी सोच बदली है। पहले के जमाने में होते थे टीचिंग एड्स। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है ये पढ़ाने में सहायता करने वाली चीजें थी। अच्छा, मतलब टीचर की मदद के लिए? हाँ, इनका सारा कंट्रोल टीचर के हाथ में होता था। टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता था, चार्ट दिखाता था और बच्चे बस चुपचाप बैठकर सुनते थे। मतलब तब फोकस टीचर पर था कि वो कैसे पढ़ा रहा है, बच्चे सिर्फ पैसिव लिसनर थे। एकदम सही पकड़ा आपने। उस मॉडल में जो असली शक्ति थी वो टीचर के पास थी। लेकिन आज हम बात करते हैं TLM की, यानी सीखने सिखाने की सामग्री। अब देखिए, यहाँ फोकस लर्निंग यानी सीखने पर आ गया है। अब ये वो सामग्री है जिसका इस्तेमाल बच्चा खुद करता है। असली बदलाव यही है। जो पावर है वो अब टीचर से लर्नर की तरफ शिफ्ट हो गई है। जब कोई बच्चा खुद कोई चीज उठाकर उसे क्या कहते हैं महसूस करके कुछ सीखने की कोशिश करता है, तब वो असल में सीख रहा होता है। ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, पर ये बदलाव जरूरी क्यों हुआ? मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमें लगा कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सीधे शामिल करना चाहिए? इसका जवाब हमें मिलता है मनोविज्ञान में, खासकर जीन पियाजे की थ्योरी में। अच्छा, पियाजे की थ्योरी में? जी, पियाजे ने बच्चों के विकास के जो चरण बताए हैं उनमें से एक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये मोटे तौर पर 7 से 12 साल के बच्चों पर लागू होती है। यही हमारी प्राइमरी स्कूल की उम्र है ना? हाँ, बिल्कुल। इस स्टेज की सबसे खास बात यह है कि बच्चे अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को नहीं समझ पाते। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? मतलब अमूर्त सोच का क्या मतलब है यहाँ? जरूर। मान लीजिए आप एक 8 साल के बच्चे से पूछें, बेटा 3 गुणा 2 क्या होता है? हो सकता है वो सोच में पड़ जाए, क्योंकि 3 और 2 उसके लिए सिर्फ हवा में तैरते हुए कॉन्सेप्ट हैं। ये एक अमूर्त सवाल है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसके सामने 2-2 कंकड़ों के 3 समूह रख दें और कहें अब गिनो ये कुल कितने हैं, तो वो उन्हें छूकर, देखकर, गिनकर तुरंत बता देगा कि 6 हैं। यही है कॉन्क्रीट यानी ठोस अनुभव। इस उम्र में बच्चों का दिमाग किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसे असल दुनिया की किसी चीज से जोड़ना चाहता है। मतलब उन्हें सिर्फ सुनने से ज्यादा देखने और छूने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। एक बार मैं क्लास में बच्चों को भिन्न यानी फ्रैक्शंस पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर गोले बनाकर। मैं देख सकता था कि बच्चों के चेहरों पर कितना कंफ्यूजन है। अगले दिन मैं क्लास में एक पिज्जा लेकर गया। पिज्जा? हाँ, आँख से काटना शुरू किया, आधा, 1/4। और यकीन मानिए, जो कॉन्सेप्ट में 1 घंटे में नहीं समझा पाया था वो 5 मिनट में सबके दिमाग में बैठ गया। उनकी आंखों में जो वो आहा वाली चमक थी ना, वही TLM की असली ताकत है। ये पिज्जा वाला उदाहरण तो कमाल का है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस ही सीखने के दरवाजे हैं? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, गेटवेज टू लर्निंग। हमारी आंखें, कान, हाथ, ये सब सीखने के प्रवेश द्वार हैं। और जब हम एक से ज्यादा दरवाजे एक साथ खोल देते हैं तो सीखना सबसे मजबूत होता है। इसे ही मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं। अच्छा, मल्टी सेंसरी अप्रोच। सोचिए, किसी कॉन्सेप्ट को याद रखना एक खजाने तक पहुंचने जैसा है। आप सिर्फ एक रास्ता, मतलब सिर्फ सुनना क्यों इस्तेमाल करेंगे? जब आप कई रास्ते खोल देते हैं, सुनना, देखना, छूना, तो दिमाग के लिए उस खजाने तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है।
टीएलएम यही मल्टी पाथवे बनाता है। और शायद इसीलिए जब कोई नई चीज बच्चों की जानी पहचानी दुनिया से जुड़ी होती है तो वो और जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल, ये दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, परिचय या फेमिलियरिटी। जब बच्चे किसी अनजान चीज को अपनी जानी पहचानी दुनिया से जोड़ते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। टीएलएम क्लासरूम की बोरियत को तोड़कर सीखने को एक खेल बना देते हैं, और जब सीखना खेल बन जाए तो फिर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर एक टीचर को अपनी क्लास के लिए एक अच्छा टीएलएम चुनना या बनाना है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है इस पर परीक्षा में सीधा सवाल आ सकता है। हाँ, इस पर अक्सर सवाल बनता है कि एक अच्छे टीएलएम की विशेषताएं क्या हैं। चलिए कुछ मुख्य गुणों की बात करते हैं। पहला, उसे आकर्षक यानी अट्रैक्टिव होना चाहिए। रंग बिरंगा हो, डिजाइन ऐसा हो कि बच्चे उसकी तरफ खुद खिंचे चले आएं। जैसे मान लीजिए माचिस की खाली डिब्बियों से ट्रेन बनाना। डिब्बी तो रोज देखते हैं, पर उससे बनी ट्रेन जिज्ञासा जगाती है। सही बात है। और क्या एक ही टीएलएम को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है? ये तीसरा गुण है, बहुउपयोगिता, मल्टीपल यूटिलिटी। एक अच्छा टीएलएम वो है जिसका इस्तेमाल कई अलग-अलग पाठों या विषयों में हो सके। जैसे पासे को लीजिए, डाइस को आप उससे गिनती सिखा सकते हैं, जोड़ घटाना सिखा सकते हैं, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं और खेल भी खिला सकते हैं। एक ही चीज कितने सारे काम। तो एक टीचर को सिर्फ एक रंगीन खिलौना नहीं उठाना है, बल्कि उसे एक डिजाइनर की तरह सोचना है। क्या ये आकर्षक है, क्या ये वर्सेटाइल है और क्या ये बच्चों के लिए सुरक्षित है? बहुत बढ़िया, आपने आखिरी दो गुणों को भी जोड़ दिया। उसे उपयोगी होना चाहिए, यानी उसका एक साफ शैक्षिक उद्देश्य हो, वो सिर्फ खेलने की चीज ना हो। और उसे संभालने में आसान होना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए सुरक्षित हो, हल्का हो और मजबूत हो ताकि जल्दी टूटे नहीं। और हाँ, वो बच्चे की दुनिया से परिचित भी होना चाहिए। ये एक बेहतरीन चेकलिस्ट है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई एक टीएलएम शायद इन सभी गुणों पर खरा ना उतरे। तो क्या इसका मतलब यह है कि टीचर को अलग-अलग स्थितियों के लिए अलग-अलग तरह के टीएलएम की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, और यहीं से हम आते हैं टीएलएम के वर्गीकरण पर। यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम टीएलएम को 3 मुख्य आधारों पर बांट सकते हैं। पहला है स्रोत के आधार पर, बेस्ड ऑन सोर्स। इसमें 2 तरह के टीएलएम आते हैं। एक है रियलिया। हाँ, जिसका सीधा सा मतलब है असली चीजें, जैसे असली सिक्के, पत्ते, पत्थर। इनसे सबसे सच्चा और सीधा अनुभव मिलता है। और दूसरा है तैयार टीएलएम, प्रिपेयर्ड टीएलएम्स। ये खासतौर पर पढ़ाने के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे ग्लोब, नक्शे, मॉडल या टीचर के बनाए हुए चार्ट्स। या ये याद रखना जरूरी है कि रियलिया सबसे अच्छा है, लेकिन हर असली चीज को क्लास में नहीं लाया जा सकता। आप क्लास में असली हाथी तो नहीं ला सकते ना। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो हुआ पहला वर्गीकरण। दूसरा क्या है? दूसरा वर्गीकरण सबसे जरूरी है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं। यह है प्रक्षेपण के आधार पर, बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन। इसमें भी 2 प्रकार हैं। पहले है प्रोजेक्टेड एड्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो चीजें हैं जिन्हें चलाने के लिए किसी मशीन और बिजली की जरूरत पड़ती है, और जो अपनी इमेज किसी पर्दे या दीवार पर प्रोजेक्ट करती हैं। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर? बिल्कुल, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचपी, स्लाइड प्रोजेक्टर या आजकल के डिजिटल प्रोजेक्टर्स। और दूसरे वाले जिन्हें बिजली की जरूरत नहीं? उन्हें कहते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। इनके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं। हमारी ज्यादातर क्लासरूम इन्हीं से भरी होती हैं। चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड और हमारा सबसे पुराना दोस्त ब्लैक बोर्ड। परीक्षा में अक्सर 4 ऑप्शन देकर यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड है और कौन सा नहीं। ये अंतर समझना तो वाकई जरूरी है। और तीसरा वर्गीकरण? तीसरा है अनुभवात्मक सहायता, एक्सपीरियंशियल एड्स। इसमें सीधे अनुभव पर जोर दिया जाता है, यानी करके सीखना या घूम कर सीखना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फील्ड ट्रिप। बच्चों को डाकघर, बैंक, म्यूजियम या किसी खेत में ले जाना। इसके अलावा क्लास में विज्ञान के प्रयोग करना या किसी प्रक्रिया का प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन करना भी इसी में आता है। ठीक है, अब हमें टीएलएम के प्रकार भी पता चल गए, पर अब असली सवाल आता है, एक टीचर इन्हें क्लास में इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए मुझे फल का कॉन्सेप्ट सिखाना है, मैं सही टीएलएम कैसे चुनूं? यह बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। इसके लिए एक बहुत प्रभावी रणनीति है एग्जाम्पलर और नॉन एग्जाम्पलर का इस्तेमाल करना। एग्जाम्पलर और नॉन एग्जाम्पलर? हाँ, मतलब आप जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उसके उदाहरण भी दिखाइए, और जो उस कॉन्सेप्ट में नहीं आते वो भी दिखाइए। यानी क्या है और क्या नहीं है।
दोनों बताना। बिल्कुल। फल सिखाने के लिए आप सेब, केला, आम दिखाइए, ये हुए एग्जाम्पलर। लेकिन साथ ही आलू और बैंगन भी दिखाइए और बताइए कि ये सब्जियां हैं, फल नहीं। ये हुए नॉन एग्जाम्पलर। इससे बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट की जो बाउंड्री है वो एकदम साफ हो जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ये तो बहुत अच्छी तकनीक है। लेकिन फिर वही सवाल, ये सब चीजें आएंगी कहाँ से? टीचरों के पास तो अक्सर बजट की कमी होती है। और यही पर एक टीचर की रचनात्मकता काम आती है। सबसे जरूरी सिद्धांत है कम लागत शून्य लागत, लो कॉस्ट नो कॉस्ट। अपने आसपास देखिए, अखबार, पुरानी बोतलें, माचिस की डिब्बियां, पत्थर, पत्ते, प्रकृति ने हमें बेशुमार टीएलएम मुफ्त में दिए हैं। दूसरा, छात्रों को इस प्रक्रिया में शामिल करें। जब बच्चे खुद चीजें इकट्ठा करके लाते हैं तो उनमें एक अपनेपन की भावना आती है, वो उनकी देखभाल करते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर इतनी सारी चीजें इकट्ठा हो जाने के बाद क्लास में इन्हें रखा कहाँ जाए? और मेरा एक और सवाल है जो शायद बहुत बेसिक लगे, क्या हमारी टेक्स्ट बुक भी एक टीएलएम है? ये बेसिक नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन सब सामग्रियों के लिए क्लास में एक टीएलएम कॉर्नर होना चाहिए। और परीक्षा के लिए? यहाँ एक कीवर्ड याद रखिए, पहुंच। पहुंच। हाँ, पहुंच। इसका मतलब है कि ये सारी सामग्री किसी अलमारी में बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुली शेल्फ पर रखी होनी चाहिए, जहां बच्चे उसे आसानी से देख सकें, उठा सकें और इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक दिक्कत है। कई टीचरों को डर लगता है कि अगर सब कुछ खुला छोड़ दिया तो बच्चे चीजें तोड़ देंगे या क्लास में फैला देंगे। इस डर से कैसे निपटें? ये डर स्वाभाविक है। इसका समाधान है जिम्मेदारी देना। टीएलएम कॉर्नर को विषय के अनुसार व्यवस्थित करें और हर हफ्ते अलग अलग स्टूडेंट लीडर्स को इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी दें। जब बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उसे निभाते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर, यानी पाठ्य पुस्तक। हाँ, टेक्स्ट बुक। हाँ, पाठ्य पुस्तक एक बहुत जरूरी टीएलएम है, लेकिन एनसीएफ 25 इस बारे में एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो कहता है कि पाठ्य पुस्तक एक गाइड है, अथॉरिटी नहीं। एक मिनट, गाइड है, अथॉरिटी नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? हम तो यही मानकर बड़े हुए हैं कि जो किताब में लिखा है वही अंतिम सत्य है। यही तो वो सोच है जिसे एनसीएफ 2005 बदलना चाहता है। इसका मतलब है कि किताब ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि ज्ञान तक पहुंचने का एक जरिया मात्र है। असली शिक्षा तब होती है जब हम किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। इसलिए हमें लाइब्रेरी, पत्रिकाएं और सामुदायिक संसाधनों जैसे गांव के कुम्हार या किसी कारीगर को भी क्लास में बुलाना चाहिए। ज्ञान हर जगह है। ये तो सच में एक क्रांतिकारी विचार है। पूरी चर्चा बहुत अच्छी रही। क्या हम परीक्षा के लिए जो मुख्य बिंदु है उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा सकते? जरूर। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। पहला कीवर्ड है पियाजे। याद रखिए, 7 से 12 साल के बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। उन्हें ठोस अनुभव चाहिए। ठीक है, पियाजे यानी ठोस अनुभव। दूसरा है वर्गीकरण, खासकर प्रोजेक्टेड जिसे मशीन चाहिए जैसे ओएचपी, और नॉन प्रोजेक्टेड जिसे मशीन नहीं चाहिए जैसे चार्ट। इनके बीच का फर्क। प्रोजेक्टेड बनाम नॉन प्रोजेक्टेड, याद रहेगा। तीसरा है टीएलएम कॉर्नर और उसका कीवर्ड है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, यानी खुली अलमारियां बच्चों की पहुंच में। ठीक है, टीएलएम कॉर्नर मतलब एक्सेस। चौथा है रणनीति, जिसमें एग्जाम्पलार और नॉन एग्जाम्पलार का इस्तेमाल शामिल है ताकि कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो। सही उदाहरण और गलत उदाहरण दोनों देना। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण। पाठ्य पुस्तक एक गाइड है, अथॉरिटी नहीं, और ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है, रटने को खत्म करना है। पियाजे, वर्गीकरण, पहुंच, एग्जाम्पलार और एनसीएफ 2005, ये 5 पॉइंट से दिमाग में बैठ गए। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आपकी समझ को परखने के लिए एक अभ्यास प्रश्न हो जाए। जी बिल्कुल। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रोजेक्टेड एड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? और आपके विकल्प हैं ए ब्लैक बोर्ड, बी ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP, सी ग्लोब, डी फ्लैश कार्ड। इसका जवाब तो बिल्कुल साफ है। ब्लैक बोर्ड, ग्लोब और फ्लैश कार्ड को किसी मशीन की जरूरत नहीं होती, तो ये नॉन प्रोजेक्टेड है। ओवरहेड प्रोजेक्टर को चलाने के लिए बिजली चाहिए और वो इमेज को प्रोजेक्ट करता है, इसलिए सही जवाब है ओवरहेड प्रोजेक्टर। बिल्कुल सही। परीक्षा में आपको इसी तरह के सीधे सवाल देखने को मिलेंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि टीएलएम के बारे में जानना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये एक प्रभावी और जिंदा दिल शिक्षक बनने की कला को समझना है।
जब आप अपनी क्लास में इन सामग्रियों का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप सीखने की प्रक्रिया को एक उत्सव बना देंगे। वाकई ये सिर्फ पढ़ाने के बारे में नहीं, बल्कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।